हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइजेन के सीजन 3 के एपिसोड 1 के बारे में। हालांकि सीजन 3 को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, किंतु आज की ये जानकारी आपको मिलने वाली है वो जुजुत्सु काइजेन के मांगा सीरीज से ली गई है और यही जानकारी आपको आने वाले समय में एनीमे के रूप में दिखेगी, किंतु हम ये जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बिना समय व्यर्थ किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एपिसोड 47 में आपने देखा कि ओजामकी यूटा यूजी इदातोरी को मारने का निश्चय करता है। उसके बाद जुजुत्सु हाई कुछ निर्णय लेती है। वे फैसले कुछ इस प्रकार हैं कि सुगुरु गेटो जीवित हैं और उसने शिबुया में असंख्य लोगों की हत्या की। हालांकि उसके शरीर पर केंजाकू का वश था, फिर भी हत्या के जुर्म में उसे मारने का फैसला लिया गया। अगला फैसला ये लिया गया कि साटोरू गोजो को शिबुया घटना का भागीदार माना गया और इसलिए उसे जुजुत्सु हाई से स्थायी रूप से निर्वासित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा उसके सील को हटाना जुजुत्सु दुनिया में एक संगीन अपराध माना गया। इसी के साथ तीसरा फैसला ये लिया गया कि मासुमिची यागा को गेटो और गोजो को उकसाने और शिबुया घटना का कारण बनने के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। चौथा फैसला ये लिया गया कि यूजी इदातोरी की मौत की सजा रद्द कर दी और जल्द ही फांसी की सजा सुनाई जाएगी। पांचवा फैसला ये था कि विशेष दर्जे के जादूगर यूटा को यूजी को मारने अथवा यूजी इदातोरी का जल्लाद घोषित किया गया। इसके बाद जैनिन कबीले का वर्णन करते हुए बताया जा रहा था कि जैनिन घराने में काम करने वाली एक महिला ने नाओया जैनिन, जो कि अव्वल दर्जे का जादूगर है, उससे कहा क्या वह मर गई। नाओया जैनिन कबीले के मुखिया नाओबिता जैनिन का बेटा और माकी जैनिन का चचेरा भाई है। तभी नाओया उस औरत को जवाब देता है, वह लड़की माकी अभी उसकी नहीं बल्कि घर के मुखिया की चिंता करो। फिर वह औरत कहती है माकी सुंदर हो सकती है, लेकिन वह अस्वीकार्य है। वह नहीं जानती कि किसी पुरुष का समर्थन कैसे किया जाए। कोई भी महिला जो किसी पुरुष से 3 कदम पीछे नहीं चल सकती, उसे पीठ में छुरा घोंपकर मर जाना चाहिए। इस पर नाओया कहता है कि उस संबंध में माई महान है, उसका चेहरा माकी जैसा ही है और वह बिल्कुल बक्सोम जैसी है। हालांकि वह सख्त व्यवहार करती है, लेकिन वह जानती है कि वह एक महिला है। इतना कहते हुए नाओया कमरे में प्रवेश करता है जहां जिनिची जैनिन और ओजी जैनिन उपस्थित थे। तभी ओजी जैनिन नाओया को कहती हैं, तुम लेट हो। जिनिची जैनिन अव्वल दर्जे का जादूगर हैं तथा जैनिन कबीले के 25वें सरदार का बेटा है और तोजी फुशिगुरु का भाई है। ओजी जैनिन भी अव्वल दर्जे का जादूगर है। वह नाओबिता जैनिन का भाई है और माकी जैनिन और माई जैनिन का पिता है। उसके बाद ओजी नाओया को कहता है, तुम क्या कर रहे हो, इस समय तुम्हारे पिता मृत्यु के द्वार पर हैं। इस पर नाओया कहता है, मेरे आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी जैनिन कबीले का अगला सरदार मैं हूँ, मेरे बड़े भाई सभी हारे हुए हैं और आप मेरे चाचा, उनके छोटे भाई होने के बावजूद आपके पास बहुत कुछ नहीं है। उनकी बेटी सवाल से बाहर है जहां तक जिनिची का सवाल है। ठीक है, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, बहुत बुरी बात है कि आपकी और तोजी की जगहें उल्टी नहीं हैं। इतना सुनते ही जिनिची नाओया पर मुक्के से जोरदार प्रहार करता है, लेकिन नाओया बच जाता है। उसके बाद जिनिची दोबारा वार करता है, लेकिन नाओया बच जाता है। इसके बाद नाओया प्रहार करने का सोच ही रहा होता है कि ओजी फुर्ती से तलवार निकालकर नाओया के गर्दन से लगा देता है। इन प्रतिक्रियाओं के बाद नाओया कहता है कि पिताजी मृत्यु के द्वार पर हैं, हम सभी मिल क्यों नहीं सकते, मैं देख रहा हूँ कि सभी यहाँ हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके आंखों पर भारी चश्मा था और उनकी आंखें मुश्किल से खुली हुई थी, उसका नाम फुरुडेट था, कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि जैनिन कबीले के मुखिया नाओबिता जैनिन का अभी अभी निधन हो गया।
मैं वसीहत में कैद हूँ, मुझे वसीहत पढ़नी है जब नाओया, जिनिची और ओजी जैनिन उपस्थित हो। नाओया को टोक्यो प्रीफेक्चुरल जुजुत्सु हाई स्कूल में संग्रहित शापित उपकरण और जैनिन परिवार के शापित गोदामों सहित सभी संपत्ति विरासत में मिलेगी। ओजियाई जैनिन या जिनिची जैनिन द्वारा अनुमोदन पर नाओया सभी जिम्मेदारियां संभाल सकती है यदि सटोरू गोजो की मृत्यु हो गई है या वह किसी भी कारण से मानसिक रूप से अक्षम हो गया है। तोजी फुशिगुरो के साथ संपन्न एक लिखित समझौता मेगुमी फुशिगुरो का जैनिन कबीले में स्वागत करेगा, जहां उसके बाद वह ज़ेनिन कबीले का मुखिया बन जाएगा और सभी संपत्तियां उसके पास चली जाएंगी। वसीयत सुनने के बाद जिनिची ओजी से बोलता है कि वे दोनों कमजोर हैं, अर्थात मेगुमी और नाओया। फिर ओजी कहता है वे किसी ऐसे लड़के को प्राथमिकता देंगे जिसे वे बमुश्किल जानते हों, तो वे कुछ नहीं कहेंगे। फिर नाओया उस महिला नौकर से पूछता है मेगुमी अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। तभी वह महिला जवाब देती है मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन वह अभी टोक्यो में है और किसी यूजी इटाडोरी नाम के लड़के को ढूंढ रहा है। नाओया फिर आश्चर्य से पूछता है वो कौन है। वह उत्तर देती है सुकुना का वेसल। फिर नाओया उस नौकर से कहता है तो फिर हायर अप्स से कह दो नाओया सुकुना के वेसल को मारने वाला है। वैसे मेगुमी और सुकुना का वेसल अभी कहाँ है? फ्लैशबैक में युकी किसी से फोन पर बात कर रही है और जल्द कदम न उठाने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह सिर्फ चीजों पर नजर रख रही थी। वह शर्मीली टिप्पणी करती है कि जरूरी नहीं कि वह उनके पक्ष में हो और यह भी कहती है कि वह सिर्फ शापित आत्माओं की दुनिया से छुटकारा पाना चाहती है। वह कहती है कि वह और उसके साथी वहां मौजूद बच्चों को छुड़ाने की जिम्मेदारी लेंगे और अंततः खुलासा किया कि वह टेंजेन का सामना करने की योजना बना रही है। फिर अगले दृश्य में यूजी सीढ़ियों पर बैठा है और चोसो उससे पूछता है कि उसकी चोटें कैसी हैं। जवाब में यूजी कहता है सुकुना की वजह से ठीक है। फिर चोसो उसे जुजुत्सु हाई लौटने को कहता है और उसकी फिक्र करने को मना करता है। यूजी जवाब देता है कि सुकुना ने मेगुमी के लिए कुछ योजना बनाई है और उसने खुद बहुत से लोगों को मार डाला है। चोसो को याद दिलाया कि उसने एसो और कैचिजू दोनों को मार डाला। चोसो ने शांति से कहा कि यह एक गलतफहमी थी और जब भाइयों की बात आती है तो माफी इसमें शामिल नहीं होती। जैसे ही दोनों अधिक शापित आत्माओं से निपटने के लिए बाहर निकलते हैं, नाओया और युता प्रत्येक को यूजी को ट्रैक करने और उसे मारने के लिए बाहर निकलते देखा जाता है।